आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको राइट टू जिंदगी जीने का अधिकार है, आपको पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, इससे आपको कोई छीन नहीं सकता। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दो केसेस मैंने डिस्कस किए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को नैरोवर इंटरप्रिटेशन निकाला गया किसमें केस में? गोपालन केस में। गोपालन केस कब का केस है? 1950 में इसका नैरोवर इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब यह है कि अगर मिनिस्ट्री गलत करे या कार्यपालिका जो है वो गलत करे तो वहां पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी गलत हो, लॉ ही गलत हो, तो उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये एक नैरोवर इंटरप्रिटेशन था, बट मेनका गांधी केस में इसको ओवररूल कर दिया गया और उसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का वैसे मतलब ही ये होता है कि जो लॉ है वो सही है, लॉ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव यानी लेजिस्लेटिव एक्शन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कानून से ही आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया गया तो कर सकते हैं। लेकिन मेनका गांधी केस में कहा गया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आपका अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसका एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन निकाला गया और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, उसका एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तौर पे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब लॉ शुड बी जस्ट, रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट एंड शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मर्जी हो वो लॉ बना दो। लॉ भी जस्ट होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इर्रेशनल लॉ नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारे अधिकारों को बोला कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर में आता है, जिसमें अलग अलग अधिकार मैंने लिस्ट कर दिए थे। उसमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट टू स्लीप है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है और बहुत सारे। और उसमें मैंने बोला अलग अलग केसेस में ऐसे ऐसे इसको राइट टू लाइफ इंटरप्रेट किया है। बहुत रिसेंट हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट कहा गया है, राइट टू प्राइवेसी को भी, राइट टू मैरी को भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर कहा गया है। यानी अगर आपको कोई शादी नहीं करने दे रहा आपके चॉइस के बंदे से, तो आप उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपका स्टेट रोक रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर आप सिटीजन और दूसरा भी सिटीजन है और आप शादी करना चाह रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको रोक रही है, स्टेट तो आपके ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हादिया केस है इसके लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी, अपने चॉइस के बंदे से आप शादी कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है हादिया केस के ऊपर कि राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अपने चॉइस के बंदे से आप शादी कर सकते हो। दूसरा राइट टू प्राइवेसी के अंदर जो है आपका अधिकार है जिससे चाहो उससे शादी करो, और राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, जो कि कुत्ता स्वामी केस के अंदर कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ। ये इंट्रो हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है। अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। बहुत आसान आर्टिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, लाइफ टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह है क्या? किसी को डिप्राइव नहीं किया जाए उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यह है कि क्या कानून क्या अगर प्रोसीजर में है कि किसी की लाइफ को डिप्राइव कर दो तो क्या आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे गोपालन केस आया था, गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था आर्टिकल 21 का, और उसने ये कहा था कि आर्टिकल 21 जो है ये सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए नहीं है। इसको बोला था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये था कि अगर कोई कानून है और कानून के खिलाफ कोई एग्जीक्यूटिव, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई मिनिस्टर कुछ गलती करता है, वहां पे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, वहां पे तो ये लागू होता है कि मतलब जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर लॉ ही गलत हो, लॉ में ही आपको डिप्राइव किया जाए लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, तो फिर आप लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते, तो फिर ये अप्लाई नहीं होता। यानी लेजिस्लेटिव एक्शन को उसने बोला, क्या बोला है कि लेजिस्लेटिव, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को, एग्जीक्यूटिव का मतलब आईएएस ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए है। वो गलत करता है तो है, कानून के खिलाफ अगर करता है तो है, लेकिन कानून ही गलत हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा नॉट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। ये नैरोअर इंटरप्रिटेशन है। यानी अगर कानून गलत है तो कानून को आपको चैलेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक्शन को चैलेंज कर सकते हो जो कानून को खिलाफ किया गया हो, यानी आर्टिकल 21 वहीं अप्लाई होगा। लेकिन इसको ओवररूल कर दिया गया
हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ नया कॉन्सेप्ट जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसकी तरह से कनोट किया गया, इसको निकाला गया किसमें, मेनिका गांधी केस में। ये बहुत फेमस केस है मेनिका गांधी केस। मेनिका गांधी केस के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉस के बजाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया। अब ये क्या होता है, इसमें यह है कि लॉ शुड बी जस्ट, फेयर और शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। लॉ को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ओवर रूल कर दिया गोपालन केस को, ठीक है, ओवर रूल कर दिया किसको, गोपालन केस को ओवर रूल कर दिया। और इन्होंने इसमें एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया है, वाइडर इंटरप्रिटेशन लेकर, और इन्होंने कहा है कि देखिए आर्टिकल 21 का वाइडर इंटरप्रिटेशन लेकर कि इट रूल दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन can be deprived by the law provided the procedure prescribed by law in is reasonable, fair and just। यानी कि जो लॉ प्रो का प्रोसीजर होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्या नाम है जो मर्जी वो करे जा रहे हो, आपने कानून गलत बना दिया तो कानून उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। रीजनेबल कानून होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के बजाय प्रोसीजर ऑफ लॉ को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को किया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ शुड बी जस्ट, फेयर और शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। लॉ जो होना चाहिए जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको हटाया गया कि नहीं, सिर्फ कानून को, सिर्फ हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे एग्जीक्यूटिव एक्शन को, हम तो कानून को भी चैलेंज करेंगे, और कानून भी गलत है तो उसको भी चैलेंज कर लेंगे, ठीक है, ये बात की गई। और इसके अलावा मेनका केस के जजमेंट के बाद बहुत सारे केसेस आए जिसके अंदर राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को रखा गया, जिसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू स्पीडी ट्रायल है। अब ये केसेस के नाम आप धीरे धीरे याद करेंगे। एमएच हॉस्कोस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर, ये साइटेशन लिखने से आपको नंबर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया था कि याद रहे। स्पीडी ट्रायल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, यानी फंडामेंटल राइट माना गया इसको। दूसरा आपका राइट टू ट्रेवल अब्रोड, यानी कि ये मेनका गांधी केस में ही इसको माना गया कि राइट टू ट्रेवल, आपको अधिकार है कि कहीं आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इनका पासपोर्ट जब्त करवा लिया था। ये बहुत ही इंदिरा गांधी की, मेनका गांधी तो इनका पासपोर्ट जब्त करा लिया था, तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई और इन्होंने कहा कि मैं बाहर जाने का मुझे अधिकार क्यों नहीं है। और फिर इतनी सारी बातें निकल के आ गई कि हमारी लाइफ और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से प्रधानमंत्री हो तो भी हमें डिप्राइव नहीं कर सकते। तो ये राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ये भी आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, बेसिक इसमें इसके डेफिनेशन के अंदर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के। राइट टू डिग्निटी मेनका गांधी केस के अंदर ही, और फेरेंसिक कोयलिस केस है, कोयली, इसके अंदर भी कहा गया है कि भाई जो है राइट टू डिग्निटी, हर किसी को डिग्निटी का अधिकार है, किसी को बेइज्जती नहीं करनी देना है, किसी को बेइज्जत नहीं करना है। और उसके बाद में अभी बहुत ही रिसेंट केस है, 2017 का केस है, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पुत्तुस्वामी केस। पुत्तुस्वामी केस के अंदर जो है ये कहा गया राइट टू प्राइवेसी जो है ये भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। और ये यूपीएससी के अभी आगे हम पुत्तुस्वामी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुए हैं 2018 में, काफ़ी सारे पैसिव यूथेनेसिया वगैरह के ऊपर और उसके अलावा आधार के ऊपर जो भी जजमेंट पास हुए हैं वो सारे हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट जजमेंट से देखेंगे अभी। 19 के अंदर आया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, क्या है, तो देयर इज फंडामेंटल राइट टू आर्टिकल 21 के अंदर में राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। उसके बाद में फिर आपका राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, एमसी मेहता, जहां कभी इन्वायरमेंट की बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं भाई साहब का नाम याद रखिएगा। एमसी मेहता एडवोकेट थे और एक एक्टिविस्ट है, तो इन जहां भी इन्वायरमेंट की बात आएगी सब जगह एमसी मेहता का नाम लीजिएगा बस, ठीक है, सिंपल। एमसी मेहता के बिना इन्वायरमेंट है ही नहीं, समझ लो, मतलब इन्वायरमेंटल लॉस एमसी मेहता ने ही सारे केसेस कर रखे हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो क्लीन इन्वायरमेंट हो तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिना सोचे लिख देना। राइट टू पर्सनल लिबर्टी मेनका गांधी जरूर लिख देना, मतलब कहीं पे भी अगर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेनका गांधी केस, नाम रटा मान लीजिएगा। उसके बाद में फिर ये लैंडमार्क केसेस है। उसके बाद में राइट टू लाइवलीहुड, मैंने आप कम से कम आपको एक बेसिक पे मिलना चाहिए खाने पीने भर का, तो उतने के लिए ओलिगोटेली केस क्या है कि लोगों को कम से कम बेसिक नीड्स उनकी फुलफिल हो, इतना लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड किया जाए। राइट टू एजुकेशन, क्या राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन किसके अंदर है, मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन के अंदर, किसके अंदर, मोहिनी जैन एंड उन्नी कृष्णन के अंदर क्या है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन किसके अंदर है, मतलब राइट टू एजुकेशन भी आपका फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया। मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन में ये कहा गया केस में कि हाँ, उन्नी कृष्णन केस में और मोहिनी जैन के अंदर ये बात की गई कि राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक इसमें आपका आर्टिकल 21 के अंदर। उसके अलावा राइट टू डाई, राइट टू डाई को मना किया गया है, ध्यान रखिए। राइट टू डाई को रथिनाम केस के अंदर ये कहा गया था, डिक्लेयर किया गया था कि राइट टू डाई भी होना चाहिए, लेकिन इसको बाद में
बताया गया कि नहीं, राइट टू, इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई बंदा सुसाइड करता है, 309 जो है वो है ना आपका सुसाइड का, तो उसमें सजा हो जाती है। अगर आप सुसाइड के अटेम्प्ट टू सुसाइड किया और आप बच गए तो आपको सजा हो जाती है। तो इसमें ये कहा गया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इंसान कर सकता है, उसकी जिंदगी, वो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जो है ज्ञान कोर वगैरह में और बहुत सारे रतनाम वगैरह केसेस में इसको रूल किया गया और बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। राइट जीने का अधिकार है लेकिन मरने का आपको अधिकार नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत सारे लोगों से जुड़ी होती है और आप ऐसे अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए राइट टू डाई नहीं है। हाँ, ये यूथेनेजिया के ऊपर अभी डिबेट चल रहा होता है कि मतलब मर्सी किलिंग जो है, जैसे कि इंसान की बहुत ही खतरनाक स्टेज है, वेजिटेटिव स्टेज है, बिना उसके सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के वो सर्वाइव नहीं कर सकता, बहुत सालों से एकदम उसी हालत में परेशान है, तो उसको बोलते हैं कि मार दिया जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। ऐसा लोग बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए बेहतर हो सकता है कि उसके गुनाह कट रहे हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह तो अवेलेबल है नहीं कि उसके गुनाह कट रहे हैं, अल्लाह उसके करीब है, या कुछ उसके मतलब यहाँ झेल रहा है तो वहां उसको अच्छा मिलेगा, ऐसा तो कॉन्सेप्ट है नहीं। उनको तो लग रहा है यही सफरिंग बहुत ज्यादा हो गई है उसकी, ये सफरिंग अनबियरेबल है, तो उस वजह से उसको कहते हैं कि मर्सिली किलिंग कर दो, यानी उसके ऊपर दया करो, उसको मार दो, यही उसके लिए बेहतर है। तो वो उसके लिए डिबेट चल रही है, क्योंकि कोई भी मारने के लिए मतलब वो नहीं देता है इजाजत। कोई भी धर्म किसी को जिंदा रहने का अधिकार देता है लेकिन मारने का अधिकार इस तरह से नहीं देता, सिवाय इसके कि किसी ने ऐसा हीनियस क्राइम किया हो जिसमें उसको सजा के तौर पे मारा जाए, मर्सी के तौर पे मारा जाए, इस ऐसा कोई भी धर्म जो है वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो भी कंडीशन है जैसे भी, अगर हाँ ये है कि, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया दो तरह से होता है। एक होता है कि जिसे आपने जहर का इंजेक्शन लगा के मार दिया तो इसको बोलेंगे एक्टिव यूथेनेसिया। लेकिन अगर आपने मतलब जहर का इंजेक्शन नहीं लगाया है, आपने कैसे मारा है उसको, क्या नाम है, मतलब सपोर्ट सिस्टम हटा लिया, जैसे कि मान लीजिए वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, उसमें आईसीयू के अंदर है, आपने उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम, उसका ऑक्सीजन वगैरह हटा लिया और फिर वो मर गया, तो ऐसे के सिचुएशन में या जो उसका पेसमेकर वगैरह लगा रखा है, सब चीजें, वो सिस्टम मशीन हटा ली गई और उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसको पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। तो अभी इंडिया में ये चल रहा है कि कम से कम पैसिव यूथेनेसिया किया जा सके, और एक्टिव यूथेनेसिया तो पूरी तरह प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो अभी डिबेट जिसके ऊपर है वो पैसिव यूथेनेसिया के ऊपर है। यूथेनेसिया मतलब होता है मर्सी किलिंग। क्या आपको समझ में आ गया? राइट अगेंस्ट टॉर्चर, ये जो है सुनील बत्रा का केस है, ठीक है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का राइट अगेंस्ट टॉर्चर, ये जो जेल के अंदर टॉर्चर करते हैं या ले जाके मारते पीटते हैं, उसके अगेंस्ट आपका राइट टू लाइफ है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेज, जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा ये केस है, इसके अंदर राइट अगेंस्ट बॉन्डेज यानी बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जो है ये केस था, और इसमें बंधुआ मजदूरी कराना यानी उस किसी का आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। तो बंधुआ मजदूरी वैसे तो आर्टिकल 23 के अंदर भी प्रोहिबिटेड है, फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है, लेकिन इस केस के अंदर इसको जो है बंधुआ मजदूरी करवाना माना जाता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। ओके, उसके अलावा राइट टू लीगल एड, मतलब आपको ये शीला बरसे वैसे यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एक केस आया था, इसके अंदर यह था कि अगर कोई बंदा बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको फ्री लीगल एड दिया जाएगा, जिसको गवर्नमेंट देती भी है। इसको ये भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, साथ में आपका जो है डीपीएसपी के अंदर भी है। उसके अलावा राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, ये विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर ये केस आया है। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में ये केस है, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। कौन सा केस? विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान केस के अंदर जो है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है, ठीक है, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। लेकिन बाद में अभी पहले इसके ऊपर कानून नहीं था, तो विशाखा गाइडलाइन के ऊपर चलता था, मैंने बताया था, लेकिन फर्दर इसके ऊपर लॉ बन गया है। तो अब जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है 2013 में, अब उसके हिसाब से ये चलता है। राइट टू प्राइवेसी केस पुत्ता स्वामी, ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने ही पिटीशन फाइल किया था। उसके बाद में राइट टू प्राइवेसी को लेकर बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, जिसमें से एक एक करके हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अंदर कई सारे इशूज़ थे जो आ गए, जिस पर बात हुई कि वेदर राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट और नॉट। पहला तो ये इशू हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एमपी शर्मा को वो रूल भी किया। उसके अलावा इसमें एक तो बात ये
क्लियर कर दी गई। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोला गया आर्टिकल 21 के अंदर। इसमें डिक्लेयर किया गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये इंट्रिंसिक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब ये भी बताया गया साथ साथ में कि ये आपको पता है एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी इश्यूज़ आ गए, जैसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू था सेक्शन 377 का, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट था, जिसके ऊपर रिसेंट जजमेंट्स पे हम बात करेंगे अभी। और इसके अलावा पैसिव यूथेनेसिया को जो है अलाउ किया जाए या ना किया जाए, उसके लिए भी हमारे पास ये बहुत दिनों से डिबेटेबल टॉपिक था। उसके ऊपर इसी केस के बाद जजमेंट आया है। आधार के ऊपर था कि आधार मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंजम्पशन ऑफ बीफ एंड अल्कोहल, क्या वो आपका राइट टू प्राइवेसी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ये राइट टू बीफ और अल्कोहल वाला पार्ट तो अभी भी डिबेटेबल है। बाकी आधार का जजमेंट पुत्तस्वामी में ही हो गया था कि फिर मैंडेटरी नहीं है ये, जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था कि जैसे हर जगह मैंडेटरी कर रहे थे आधार को, तो आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवेयर। ठीक है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और इसके अलावा लेकिन पैसिव यूथेनेसिया और 377 के लिए अभी रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, तो हम उसको अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, कि इन्होंने डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है इज इंट्रिंसिक ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी राइट टू जो प्राइवेसी है वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। यानी कि आपको मतलब अगर कोई प्राइवेसी रखना है, कोई जरूरी नहीं हर बात आप हर किसी को बताएं, या आपकी फोन को कोई टैप कर सके, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई झांक सके। जबकि आजकल पर्सनल लाइफ लोगों को क्या रह गया, सब सोशल मीडिया पे जाता है, हर चीज शादी की वाइफ को दिखा रहे हैं। अरे भैया, वाइफ तुम्हें देखने के लिए कि तुम दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन नहीं, फोटो अपलोड कर करके सारी दुनिया को दिखाएंगे। अरे कोई अचीवमेंट हो तो चलो दिखाना बनता है, समझ में आता है कि हाँ चलो ये किया। वाइफ कोई अचीवमेंट है क्या? तो हो सकता है हाँ बहुत मोहब्बत की हो बहुत सालों में और कभी मिल गई हो तो अचीवमेंट है, तो सबको ट्रॉफी के तौर पे दिखाओ। तो नहीं जैसे कि जो फोटोज से जो है अपलोड करते हैं फोटोज, है ना। तो राइट टू प्राइवेसी अपना ही नहीं रखते हो तो दूसरों का क्या। राइट टू प्राइवेसी को मतलब लोगों का है कि भाई मैं कोई चीज नहीं बताना चाहता, ठीक है, मैं अपने बारे में कोई हर बात नहीं डिस्कस करना चाहता, जरूरी थोड़ी ना मैं प्रोफेशनल लेवल तक बात करिए आप, उसके बाद मेरी लाइफ क्या है क्या नहीं है मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, जबरदस्ती नहीं बताओ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो ये चीज राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है आपका। आप इस पे आपके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात है, आप चाहें तो किसी को बताएं चाहे तो ना बताएं, लेकिन जबरदस्ती नहीं बताओ क्या है क्या नहीं है। कोई जरूरी है मैं बताऊं? हर चीज का राइट टू प्राइवेसी, वाइफ से लेकर बच्चों तक का, और हर चीज का। चलो बच्चों का तो चलो ठीक है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट मान सकते हैं आप कि बच्चे जो है वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो प्यारे लग रहे हैं, आपने डाल दिया, एक पिक डाल दी। लेकिन अब मैं हॉलीडेज पे कहाँ जा रहा हूँ उसको भी डाल रहे हैं। अरे पता चला ओके यहाँ पे आपने डाल दिया हॉलीडे पैकेज पे मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे आपके घर में चोरी हो गई, सारे घर वाले गायब थे। तो ऐसे लोग तो अपनी प्राइवेसी का खुद ही लोग, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और पता नहीं क्या क्या, तो इन सब पे अपनी पर्सनल अपने प्राइवेट पार्ट्स तक को तो नहीं बचा के रख पा रहे, उसकी भी नुमाइश करते हैं लोग। तो इस तरह की तो कल्चर हो गया आज के दौर में कि मतलब अपनी प्राइवेसी कुछ रही नहीं गई, अपनी बॉडी की प्राइवेसी नहीं रह गई, अपने रिश्तों की प्राइवेसी नहीं रह गई, अपनी किसी भी चीज का कोई चीज सीक्रेट है नहीं, सब पब्लिक स्फीयर में अवेलेबल है। लोग कमेंट भी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ठीक है। जबकि प्राइवेसी होनी चाहिए भाई, कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं जिनको आप मतलब सबके सामने नहीं वो कर सकते। क्या आपकी लाइफ मतलब एकदम वो है, आप जो है जो करें, आप तो लोगों का मतलब कुछ हो ही नहीं रह गया है। जो चीजें कमरे में मतलब शोभा देती हैं उसको लोग रोडों पे कर रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को हर चीज पब्लिक कर दी है। अरे आपकी लाइफ, आपका लव, आपका जो रिलेशनशिप है वो पब्लिक थोड़ी ना है, वो पर्सनल है। नहीं मुझे सबको दिखाना है, गलत भी करना है, चलो सही भी कर रहे हो, शादी करके ही है तो क्या सबको दिखाओगे क्या? तो ये सब चीजें जो है मतलब राइट टू प्राइवेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझा रहा है। इतने बेहुदा हो गए लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहा है कि भैया थोड़ा सा प्राइवेसी रखो अपनी, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में है, एंड कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। वैसे भी आपको प्राइवेसी कौन रखने देता है? एक चीज सर्च कर लो आप, देखो अभी एक फ्लिपकार्ट पे आपने सर्च कर लिया कि लैपटॉप या प्रिंटर, तो आप फिर हर जगह फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और जितने भी जगह होगी वहां सब जगह आपको प्रिंटर दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि आजकल इन लोगों ने ऐप में ऐसे कर रखा है कि अगर आपने इनको एक्सेस नहीं दिया इस तरह का, तो ये आपको डाउनलोड ही नहीं करने देंगे। आपका ऐप ही डाउनलोड नहीं होगा। आप उनका अलाउ करिए जब तक उनका आपका एक्सेस करने का, कॉन्टैक्ट एक्सेस करने का, ये का एक्सेस करने का, तब तो जाके वो ऐप डाउनलोड होता है। तो इसलिए वो आपकी पूरी जासूसी हो रही थी, फिर वो मार्केटिंग आपके डेटा को मार्केट को बेच देते हैं। ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है सीधे, लेकिन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा
ये आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे पूरा आपका एक मतलब एक पर्सोना तैयार करते हैं वो लोग कि किस तरह की चीजें आप चाहते हो, वही चीज आपके सामने आती रहती है, यूट्यूब पे आएगी, हर जगह आएगी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है लोगों की, अभी मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, किसी और भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, आपको ट्रैक करते रहते हैं, और कहाँ गए थे, कैसे गए थे, गूगल पूछता रहता है, अच्छा यहाँ गए थे, यहाँ क्यों नहीं गए थे, वो करता नहीं रहता है, वो मैप में जाके पूछता रहता है, अगर कभी जीपीएस ऑन रह जाए तो पूछता है यहाँ गए थे, यहाँ क्यों नहीं गए थे, यहाँ तो गए थे, यहाँ क्यों नहीं गए थे, इस प्लेस को रेटिंग दो जरा, है ना। तो उसके अलावा जो है आपका एडीएम जबलपुर, यह है आपका वेडिक explicitly overrule the emergency era judgment of ADM Jabalpur case or overrule which ruled that Article 21 could be suspended during emergency। सिंपल याद रखिए कि इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, जबकि यह है कि आर्टिकल 21 इन्होंने एडीएम जबलपुर में कहा था शुक्ला केस में, क्योंकि उसमें ये इमरजेंसी इरा का जजमेंट है होमोसेक्सुअलिटी। तो ये है होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करने के लिए आईपीसी का सेक्शन 377 है। आईपीसी का सेक्शन 377 जो है वो बेसिकली किस बारे में बात करता है, वो बात करता है कि अननेचुरल सेक्स जो है वो प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर, आप अननेचुरल सेक्स नहीं कर सकते हैं, जो है एनल सेक्स हो गया या किसी जानवर वगैरह के साथ जो है, या सेम सेक्स में अगर इस तरह की चीजें करते हैं जो कि बहुत ही इनह्यूमन चीज है। बहुत इस पे बहुत दिनों से डिबेट चल रही थी, बहस चल रही थी कि सेक्शन 377 को, जो कि ब्रिटिश इरा का लॉ है आईपीसी का, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को, अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनलाइज करता है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर भी दिया था, लेकिन फिर उसको ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, उसके अंदर 6 सितंबर को 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को, सेम सेक्स जो मैरिज है उसको अलाउ कर दिया। जो अडल्ट है सेम सेक्स के, उनका अगर कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल कंडक्ट है तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, उसको बोल दिया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो उसने एक नया रूलिंग दी है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये नहीं है कि पूरा सेक्शन 377 को ही स्ट्रक डाउन कर दिया है। उसने बोला है कि कॉन्सेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन अडल्ट्स वाज मतलब इसको बोला था कि उसको क्रिमिनलाइज करना, सेक्शन 377 जो क्रिमिनलाइज करता है वो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इरेशनल है और डिफेंसिबल है, ओके, और आर्बिट्रेरियस दिखाता है। लेकिन 377 जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट मतलब जो माइनर के साथ या नॉन कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्ट्स हैं, ठीक है, या जो है एनिमल वगैरह के साथ अननेचुरल सेक्स है, वो अभी भी क्रिमिनलाइज्ड है, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है वो। इसमें से बस इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को, सेम सेक्स में कॉन्सेंसुअल सेक्स को हटा दिया है, जो कि नेचुरल आज तक कोई प्रूफ नहीं कर सका है, ना ही साइंटिफिक, ना किसी तरीके से। इनफैक्ट साइंस बहुत दिनों तक तो अमेरिका ने इसको मेंटल डिसऑर्डर में ही रख रखा था, लेकिन प्रेशर इतना पड़ा अभी रिसेंटली कि उनको वहाँ की मेडिकल एसोसिएशन ने फिर इसको डिसीज़ की कैटेगरी से हटाया है। लेकिन अभी तक भी ज़्यादातर साइंटिस्ट, ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही मानते हैं। जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही मानते हैं। अभी भी कोई साइंटिफिक ये नहीं है कि नहीं ये जो है डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि नेचुरली तो आप इस तरह से बच्चे तो नहीं पैदा कर सकते ना, तो ये अननेचुरल है ही है। जिसमें ये कहा गया था कि आईपीसी का जो सेक्शन 377 है, जिसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है जो होमोसेक्सुअलिटी को, उसको ओवररूल कर दिया, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा। अगर कोई प्राइवेसी है उसके राइट टू प्राइवेसी के अंदर आ जाएगा, मतलब वो यानी होमोसेक्सुअलिटी को आप आम कर दीजिए, ये कहने का मतलब है। उसके अलावा ये फिर क्वेश्चन जो है होमोसेक्सुअलिटी जो जिस तरह ये लोग डिमांड करते हैं, आपने देखा होगा एलजीबीटी कम्युनिटीज वाले उतर जाते हैं आपका उस पे सड़कों पे और मार प्रदर्शन करते हैं और दुनिया भर का वोट ढोंग करते हैं, ठीक है, सब शैतानों की तरफ से कुछ अच्छा खासा वो है प्रोपेगेंडा। और ये जो है मतलब साइंटिफिक नहीं है इसका फैक्ट, ये जितना भी है अनसाइंटिफिक है, लेकिन इसको जो है कुछ लोग साइंटिफिक प्रूफ करने की उसको ये बोल रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। उसके अलावा जो है इट रिवाइव द क्वेश्चन ऑफ पैसिव यूथेनेसिया,
यहाँ पे राइट टू रिफ्यूज द लाइफ, प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत लंबा प्रोलॉन्ग जो है ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके ऊपर फिर डिबेट शुरू हो गई है। ये एक तरह से उस जोन में फॉल होता है, राइट टू प्राइवेसी के जोन में इसको फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बहुत टाइम से प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम में बंदा जिंदा है तो उसको हटा दो, तो ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आएगा, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया नहीं। लेकिन अब जो है अरुणा शानबॉग का एक केस, काफ़ी पुराना केस है। ये एक नर्स थी जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसके बाद से 40 साल तक ये बहुत ही वेजिटेटिव स्टेट में रहीं, जिसकी वजह से इन्होंने पिटीशन फाइल करवाया कि पैसिव यूथेनेसिया के लिए, कि मर्सी किलिंग के लिए, और यहाँ से ये जजमेंट हुआ। 2011 का केस है और इसमें ये पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया गया था, लेकिन 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को लीगलाइज़ किया और उसके साथ साथ में ये कहा कि ये मैटर जो है ये लिविंग विल है, इसको मैटर को मैटर ऑफ लिविंग विल कहा। और इसमें यह है कि कोई अडल्ट है जिसका माइंड ठीक से काम कर रहा है और वो परमिशन देता है, रिफ्यूज़ करता है कि भाई मैं मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, वॉलंटरी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लूँगा और मैं नेचुरल वे में डेथ को एम्ब्रेस करना चाहता हूँ। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिससे फिर पैसिव यूथेनेसिया अलाउड हो जाता है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया आज भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और यूथेनेसिया जो है अभी 2023 के अंदर फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें। इन 2018 सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट, और उसने 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, एंड उसने प्रेस्क्राइब किया गाइडलाइन की किस तरह से जो है टर्मिनली इल जो लोग पेशेंट्स हैं उनको कैसे इस राइट को इन्फोर्स कराया जाएगा ताकि ये राइट्स जो हैं वो ईज़िली और एक्सेसिबल मैनर में डिग्निटी के साथ इंसान मरना चाहे तो किस तरह से ये किया जा सकता है। तो पैसिव यूथेनेसिया इंडिया में अलाउड हो गया है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया आज भी अलाउड नहीं है। पैसिव यूथेनेसिया में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाता है और उसको उसके हाल पर छोड़ा जाता है ताकि वो डिग्निटी के साथ नेचुरल डेथ मर सके। और उसके अलावा जो है एक्टिव यूथेनेसिया में पॉइज़न वगैरह देकर, जहर का इंजेक्शन देकर मारा जाता है, तो ये ठीक नहीं है, अभी अलाउड नहीं है इंडिया में, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है। कॉमन कॉज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड किया गया है। इमीडिएट आधार कार्ड के ऊपर भी ये था, तो इसमें फाइनल हेयरिंग करनी थी आधार कार्ड में, जो बाद में हेयरिंग हो गई और ये हुआ कि आधार कार्ड इज नॉन मैंडेटरी। नहीं तो हर जगह इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था ना कि आपकी पर्सनल डेटा उससे ले रहे थे बार बार, आधार हर जगह आधार लगाओ, बीच में था नहीं आधार के बिना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आधार फिर उसको मतलब कहा गया कि नहीं, और आप तो और भी दूसरे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है आधार की, हर जगह आधार रहेगा, आधार नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि बीफ खाना एंड अल्कोहल पीना ये बंदे की पर्सनल चॉइस है, उसकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि नहीं आता है। वैसे तो आपको पता है कि बिहार के अंदर जैसे जब अल्कोहल बैन किया गया तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट में केस किया गया, वहाँ के उन्होंने उसको अपहोल्ड किया कि हाँ बैन किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोफेशन या पब्लिक हेल्थ या डीपीएसपी को नज़र में रखकर कहा गया कि डीपीएसपी में जैसा है कि जो भी इंजीरियस टू हेल्थ है कोई भी चीज़, तो उसको आप जो है आर्टिकल 47 के तहत उसको गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उसको रोका जाए। ठीक है, उसके अलावा 48 में देखेंगे तो काव एनिमल वगैरह जो ऐसे हैं दूध देने वाली एनिमल, उनका स्लॉटर भी बैन किया गया है। तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इसको भी कहा है। लेकिन डीपीएसपी और जब फंडामेंटल राइट की लड़ाई हो जाएगी, यानी आर्टिकल 21 को जब आप पिक्चर में ले आओगे, फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना। तो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के एंगल से अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत क्लियर कट कोई जजमेंट इसके ऊपर, अभी हमारे पास साफ जजमेंट नहीं है, अभी चल रहा है, डिबेटेबल चीज़ें हैं। प्रोफेशन के एंगल से या दूसरे एंगल से तो देखा जा सकता है, लेकिन जब यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 की बात आ जाती है तो 21 के में ऐसे ही आप फैसला नहीं दे सकते। तो इसलिए अब जो है आगे जो भी रूलिंग आएगी तो हम देखेंगे, और बाकी यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया।